हेलो। मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को पढ़ाना है अगला चैप्टर तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत। तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो यह अगला चैप्टर होगा। पिछले चैप्टर में हम पढ़ाए थे पृष्ठ रसायन, जिसको कि आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे, और आप आज पढ़ाएंगे तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत एवं प्रक्रम। अब इसमें तत्वों के निष्कर्षण में तो इसमें सबसे पहले धातु पढ़ेंगे, क्योंकि धातुओं के बारे में सब है। तो मेटल, धातु क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो धातु क्या होता है, जैसे जो लोअर क्लास की परिभाषा है कि धातुओं में क्या होता है, चमक पाई जाती है और एक कठोर होते हैं, यानी कि ठोस होते हैं। इसी तरह से जो धातु की परिभाषा इंटर में है, वो इंटर के हिसाब से कि यानी कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। यानी कि जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होगी वही क्या कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे। जैसे है यहाँ पर आप सोडियम, यह एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो यह बनता है Na+। Mg, यह 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो यह बनाता है Mg+2। Al, यह 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Al-3 बनाता है। तो यहाँ पर यह सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन के त्यागने की क्षमता, मैग्नीशियम की 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता है, एल्युमिनियम की 3 इलेक्ट्रॉन की त्यागने की क्षमता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो जो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतना पॉजिटिव चार्ज आता रहता है। तो Na पे 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Na+ बनाएगा, Mg 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Mg+2 बनाएगा, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Al+3 बनाता है। तो इस तरह से तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग का धनायन बनाने की प्रवृत्ति ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। तो जो धातु होते हैं वह ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब होगा कि वह ऐसे तत्व होते हैं जो कि सुचालक मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग भी दे, और दूसरी बात कि जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए और ऊष्मा भी आसानी से प्रवाहित हो जाता है।
तो ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो यानी कि जो धातुएं होती हैं ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। तो धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। सुचालक होती हैं। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत के क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। तो ऐसे तत्वों को क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। अब इसके बाद अधातु, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, मरकरी है, यह सब क्या है? धातु हैं। तो यहाँ पर इत्यादि आदि। तो यहाँ पर कॉपर भी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है, सिल्वर भी, गोल्ड भी और मरकरी भी। इसको पारा बोलते हैं। जो जितने भी धातुएं होती हैं वह क्या होता है? ठोस होती हैं। लेकिन मरकरी ऐसा धातु होता है जो कि द्रव के रूप में होता है। तो ऐसे तत्वों को क्या कहेंगे? धातु। यह अपवाद में आता है। सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन मरकरी जो होता है वह लिक्विड होता है। इसी तरह से अगले पॉइंट पे चलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? अधातु। अधातु यह हो जाएगा नॉन मेटल्स। तो जो अधातुएं होती हैं वह क्या होता है? तो यह जो अधातुएं होती हैं, ठीक, यह धातु का क्या होता है? उल्टा होता है। यानी कि ऐसे तत्व, यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक बनाते हैं, लेकिन अधातु में क्या होगा? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, जो ग्रहण करता है वह ऋणी होता है, तो ग्रहण करके ऋणान बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। तो यानी कि जैसे Cl है, यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो Cl माइनस बनाएगा। Br एक इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण करता है तो Br माइनस बनाता है। ऑक्सीजन यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऑक्सीजन डबल माइनस बनाता है। और नाइट्रोजन यहाँ पर यह 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो N-3 बनाता है। तो ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। यानी कि सीधे सीधे ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणान बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। और जो छोटे क्लासों में, लोअर क्लासों में यानी कि अधातुएं जो होती हैं वो उसमें चमक नहीं पाई जाती, और तो जिसमें चमक नहीं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। लेकिन यहाँ पर परिभाषा थोड़ा सा अलग है कि अधातुएं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं उसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसे तत्व जो
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अधातु कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। जो अधातुएं होती हैं वह विद्युत एवं ऊष्मा की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। कुचालक का मतलब हो जाएगा कि जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित न हो, और अब ऊष्मा भी आसानी से प्रवाहित नहीं होता, तो उसे क्या कहते हैं? अधातु। जैसे लकड़ी है, लकड़ी में कार्बन पाया जाता है, और कार्बन जो होता है वह अधातु होता है। तो कार्बन यानी कि लकड़ी जो होता है वह अधातु होने के कारण उसमें न तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है और न तो ऊष्मा प्रवाहित होती है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। तो यानी कि अधातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अधातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपधातु। उपधातु सबमिटम। उपधातु यानी कि उपधातु में क्या आता है कि ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी करते हैं और त्याग भी देते हैं समय समय पर। यानी कि जो धातु और अधातु दोनों का कार्य करता है। याद कर सकते हैं कि जिनका परास धातु और अधातु के मध्य होता है तो वह क्या कहलाता है? उपधातु कहलाता है। तो यानी कि ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि ऐसे तत्व जिसमें धातु तथा अधातु, धातु तथा अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, दोनों का गुण पाया जाता है, उपधातु कहलाता है। उपधातु कहलाता है। जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है,
सिलिकॉन है, टेल्यूरियम है, Tl, टेल्यूरियम का T, आर्सेनिक, एंटीमनी, सिलिकॉन, टेल्यूरियम, इन सबों में क्या होता है, यह अधातु होने के कारण यह इसमें धातु और अधातु को दोनों का गुण पाया जाता है। मतलब कि यह समय समय पर धातु का भी कार्य करते हैं और समय समय पर अधातु कार्य करते हैं। यानी कि इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वह रुक रुक के प्रवाहित होती है। यानी कि कहीं कहीं विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है, कहीं कहीं। तो इसी तरह से तो जितने भी धातु अधातु हैं उन दोनों को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है, उपधातु होता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग खनिज। खनिज क्या होता है वह देखेंगे। इसको कहते हैं मिनरल। तो जितने भी धातु होते हैं या अधातु होते हैं सभी क्या होते हैं कि या तो पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं या पृथ्वी के ऊपर से प्राप्त किए जाते हैं या वायुमंडल से प्राप्त किए जाते हैं। सभी क्या होते हैं, खनिज होते हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि जो भी पदार्थ पृथ्वी के भूपर्पटी से प्राप्त किया जाता है, भूपर्पटी मतलब यानी कि पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किया जाता है, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। चाहे जो भी पदार्थ है, जैसे जल है वह भी खनिज होता है। जो मिट्टी का तेल निकलता है उसे भी खनिज तेल कहते हैं। हम जब पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, वैक्स, मोम, यह सब जितने भी होते हैं वह क्या होते हैं, खनिज होते हैं। तो और जो प्राकृतिक गैसें हैं वह सब भी क्या होते हैं, खनिज होते हैं। तो यानी कि सीधी सी बात कर सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो पृथ्वी के भूपर्पटी से प्राप्त किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो पृथ्वी के भूपर्पटी से प्राप्त किए जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। तो जितने भी खनिज होते हैं वह संयुक्त अवस्था में होते हैं। यानी कि जैसे अगर चांदी हो गया तो वह भी संयुक्त अवस्था में होता है। जो आयरन होता है वह भी संयुक्त अवस्था में होता है। बहुत से पदार्थ हैं जो कि संयुक्त अवस्था में होते हैं और कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो कि संयुक्त अवस्था में नहीं होते, वह मुक्त अवस्था में होते हैं। मुक्त अवस्था मतलब उससे कुछ जुड़ा नहीं रहता। मतलब कि जो क्या कहते हैं, जो सोना होता है, गोल्ड,
गोल्ड मुक्त अवस्था में पाया जाता है, प्लेटिनम भी मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो ऐसे पदार्थों को क्या, यानी कि अब उसमें जो गोल्ड होता है उसमें अशुद्धियाँ नहीं पाई जाती हैं, बस सीधे सीधे प्राप्त कर लिया जाता है। तो खनिज में जैसे खनिज तेल हो जाएगा, खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, यह सब हो जाएगा। और आप कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट, जिंकाइट, जिंकाइट, सीडेराइट, 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 और एप्सम, एप्सम। तो यह सभी क्या होते हैं, आदि कर लेते हैं। तो यह सभी क्या होते हैं, खनिज होते हैं। जितने भी जैसे जो मिट्टी खनिज तेल का दिया गया, तो उसमें मिट्टी का तेल आ जाता है, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैसें होती हैं, वह सब क्या होते हैं, खनिज तेल होते हैं। तो यह सब क्या होते हैं, पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं। तो जो संयुक्त अवस्था में होता है वह क्या होता है, खनिज होता है। इसी तरह से कह सकते हैं कि अयस्क, अयस्क क्या होता है, ओट्स, ओट्स बोलते हैं इसको, अयस्क। तो यहाँ पर तो जितने भी खनिज होते हैं, तो कुछ में अशुद्धियाँ ज़्यादा मात्रा में होती हैं, कुछ में क्या होती हैं, कम होती हैं। तो जो जिसमें अशुद्धियाँ क्या होती हैं, कम होती हैं, उसमें से जो धातु का जो जिस धातु को निकालना होता है, अगर धातु की मात्रा अधिक होती है, और अशुद्धि की मात्रा को क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। क्योंकि जिसमें अशुद्धि की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा समय लगेगा उसको अलग करने में, और ज़्यादा लागत लगेगी। लेकिन जिसमें धातु की मात्रा अधिक होगी और अशुद्धि की मात्रा क्या होगी, कम होगी, तो वहाँ पर क्या होता है कि तो उसमें क्या होता है कि जो अशुद्धियाँ होंगी वह आसानी से निकाली जा सकती हैं, और धातु को अलग किया जा सकता है आसानी से। इसलिए ऐसे पदार्थ को अयस्क कहेंगे। तो यानी कि सीधे सीधे कह सकते हैं कि ऐसे खनिज जिसमें से धातु अधिक मात्रा में और कम लागत में और कम समय में प्राप्त किया जाता है, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, ऐसे खनिज को क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि ऐसे खनिज जिनसे कम लागत और कम समय में
कम लागत और कम समय में अधिक मात्रा में धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है अयस्क कहलाता है। तो यहाँ पे एक शब्द है खनिज मतलब कि यानी कि कहीं कहीं धातु की मात्रा कम होगी और अशुद्धि की मात्रा अधिक होगी, और कहीं कहीं पे होगा कि धातु की मात्रा अधिक होगी और धातु की मात्रा अधिक होगी और अशुद्धि की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो दोनों जगह क्या होगा, वह खनिज ही होता है। लेकिन जिसमें धातु की मात्रा अधिक होगी उसी को क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। जिसमें धातु की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, उसी को अयस्क बोलेंगे। तो जो अयस्क होगा वह खनिज हो सकता है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों तरह से खनिज ही होता है, लेकिन जिसमें धातु की मात्रा अधिक होगी वो उसी को क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। इसलिए अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। तो यहाँ पर कह सकते हैं, पहले यहाँ पर जैसे कर लेते हैं, जैसे बॉक्साइट, हेमेटाइट या आयरन का अयस्क होता है, Fe का, या एल्युमिनियम का अयस्क होता है, प्रमुख अयस्क होता है, क्योंकि बॉक्साइट से एल्युमिनियम की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। यहाँ पर हेमेटाइट से आयरन की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। कॉपर पाइराइट, इसमें से भी कॉपर की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। तो यहाँ पर यह क्या होगा, अयस्क कहलाएगा। तो कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। तो सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को धातु, अधातु, उपधातु और खनिज, फिर अयस्क, इन सबों के बारे में पढ़ा दिए। उम्मीद है कि सबको समझ में आया भी होगा। और जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है तुरंत आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू।